सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। एक के बाद अगले IMF प्रोग्राम की फिक्र। दुनिया हमें भिखारी समझती है। वजीर आजम साहब, क्या कसूर है आवाम का? मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार आखिर कौन? मुबारक हो, मौलाना साहब मिल गए हैं। मौलाना की ख्वाहिशात आखिर पूरी क्यों नहीं होती हर बार? मोदी का एक और ओछा हथकंडा, इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। क्या मोदी दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है? मईशत की बेहतरी की कोई उम्मीद है क्या? क्या अवाम इस हुकूमत से भी उम्मीदें छोड़ दें? तहरीक इंसाफ पर इल्जाम, PTI आखिर क्या सोचती है? इख्तिलाफात का शिकार जमात फैसले कैसे करेगी? पहले तुर्बत फिर शांगला में हमला, CPEC से तकलीफ किसको है? अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाइयां किसको चुभती हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम का करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। ज़रा सुन लें कि क्या कहा है वज़ीर आज़म साहब ने, फिर मैं बात करती हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि अगले महीने IMF की किस्त आ जाएगी और उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ जो आप फरमा रहे थे, सर थोड़ा सा रहम करें। क्या पिछले 70 साल से मैं इक़्तिदार में हूँ? 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म, क्या मैं डॉक्टर फिजा खान या हमारे इदारे का कोई शख्स बना है? कौन करता आ रहा है हुकूमत इतने सालों से? कौन करता आ रहा है बड़े बड़े मुश्किल फैसले? और किसके हाथ में था इक़्तिदार इतने सालों से? स्याह सफेद का मालिक आखिर कौन रहा है? क्या मैंने जायदादें बनाई हैं अपने कोई किसी दौरे हुकूमत में? जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। मौजूदा IMF प्रोग्राम के समरात अभी नजर आने लगे हैं आप लोगों को। अगली की खबरें भी अब आप देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने। और कौन सा इस्तेकाम जिसकी आप बात कर रहे हैं? अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस, और माजरत के साथ। ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़ते। भाई तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? ये मामला आपने देखा होगा, ये जो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। गरीब कुछ अगर खा रहा है तो उस पर भी हमारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। सोशल मीडिया पर बैठकर मजाक करवा लो इस सारी कौम से। ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। और एक वक्त तो जहन में बाकायदा ही आना शुरू हो जाता है मेरे कि शायद सही करते हैं हुक्मरान ऐसी अवाम के साथ। अच्छा, बात हो रही थी मियाँ साहब की। सोचा ये जो ये वाला इशू था JDC वाला, इसके मौजू पे ज़रा मुनासिब वक्त में बात करूँगी, लेकिन क्या करूँ, खामोश नहीं रहा जाता। ये जहन में आया और मैंने कहना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मियाँ साहब क्या फरमा रहे थे कि जी ना भी हम मांगने जाएँ तो दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। और इसको मेरे ख्याल से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कैसे? शुरू से सालों से रोज़े अव्वल से हमें बताया जा रहा है कि अब इसहाक डार साहब मईशत ठीक करेंगे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब करेंगे, अब असद उमर आ गया जी, बहुत बड़ा चैंपियन, अब जी शौकत तरीन साहब करेंगे। मामला सही हो गया, सही ठीक हुआ। दे अपनी अजय हाल में जब 16 महीने की हुकूमत, उसका जवाब दे दें। वो जो मईशत के चैंपियन वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ में आए थे, ये आप देख भी सकते हैं तस्वीर, इसहाक डार साहब, उनको आज हम देख रहे हैं कि वज़ीर खारजा लगा दिया गया है। माने ना इस बात को, या तो आपका आज का फैसला गलत है ये मान लें, या फिर उस वक्त का फैसला गलत था ये मान लें। और हिसाब की बात अगर मैं करूं, हिसाब कौन देगा इन गलत फैसलों का? कौन देगा? किससे पूछें? और पिछली दफा इक़्तिदार में आए जो आपने अवाम को भिखारी करार दे दिया है, और इस बार अगर आप लोग आए हैं तो फिर वही काम कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बताते कि नहीं हो सका डिलीवर, नहीं कर सके डिलीवर? आप क्यों नहीं बताते? ये शराफिया है जो ये गरीबों का बकायदा हक मारे चली जा रही है। अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। क्यों नहीं बताते कि इतने ज्यादा जो शराफिया के एहसासे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं? कैसे कैसे हाँ, गरीब बेचारा टैक्स दे दे के मर जाता है और शराफिया की जो जायदादें वो बढ़ती चली जाती है। कैसे हो जाता है सब? अब आवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा कि ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं।
ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है हमने आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम तो चल रहा है और चलता रहेगा, बल्कि चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। चलती मैं जरा आज की दूसरी स्टोरी की जाने। अच्छा, अगली स्टोरी क्या है? एक मुबारकबाद मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, एक अच्छी खबर है, मुबारक हो आप सबको, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल गए हैं। आज मौलाना साहब का एक बयान सामने आया है, ज़रा सुनिएगा। इस बयान के मुताबिक मौलाना साहब ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट और रमज़ान के बाद मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, मुझे कई रोज़ से ये फ़िक्र हो रही थी कि ये मौलाना साहब जो हैं आखिर हैं कहाँ पे, कहाँ गायब हो गए हैं, मंजर आम पर आ नहीं रहे हैं, कोई तो पूछे। फिर मैंने चेक करने की कोशिश की अपने ज़राए से, लेकिन नहीं मालूम हो पा रहा था कि क्यों गायब हो गए मौलाना साहब, क्यों नहीं आते स्क्रीन पे, बात नहीं करते। अब आज सुबह जब मैं जागी तो मेरी नज़र एक बयान से गुजरी, और वो बयान यही था कि मौलाना साहब ने जो बात की, और मुझे महसूस हुआ कि शुक्र है चलें इस अफरा तफरी के दौर में कुछ अच्छी खबर मिल गई है कि आखिर मौलाना साहब का मिलना यकीनी तौर पर खुशाइंद बात है, एक अच्छी खबर से कम नहीं है। लेकिन जो सियासतदान है ना नाजरीन, ये बड़े बेरहम होते हैं, हर बार मौलाना साहब के साथ हाथ कर जाते हैं, कभी धरनों में केला छोड़ जाते हैं बीच मैदान में, कभी ख्वाब दिखाकर नींद से जगा देते हैं। अब आपकी मिसाल ले लें ज़रा, सदर बनाने की उम्मीद दिलाई गई होगी और आखिर में क्या हुआ, इतना गुस्सा मौलाना साहब को अहमियत तो नहीं चढ़ गया। मेरी नज़र में मौलाना साहब और अवाम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों क्या है, मजलूम है, अवाम भी मजलूम है, मौलाना भी मजलूम है, और शायद मौलाना साहब तो अवाम से भी ज़्यादा मजलूम है। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ तो जो जुल्म है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन आखिर कब तक, मौलाना ने भी सोचा आखिर कब तक ऐसे चलेगा, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। अब मौलाना साहब ने अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का बाकायदा फैसला कर लिया है कि हर दफ़ा मैं खाली हाथ रह जाता हूँ, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता। अब दूसरी जानिब अब देखिए तहरीक इंसाफ भी जलसे जुलूसों की तैयारी में है, और दोनों को लगता है कि जैसे वो अपनी मंजिल पा लेंगे। पता नहीं अभी सही लगता है इनको कि गलत लगता है, गलत फहमी है। यानी मंजिल क्या दोनों की, वजारत उज़्मा और सदारत। अच्छा, हालात और इशारिये जो है ना, वो देखकर मुझे कहानी याद आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अंजाम इनका भी मुझे वही लगता है जैसा कि इस कहानी में, आप ज़रा सुनिएगा। एक गांव में दो पागल थे। क्या थे? दो पागल, और दोनों की ख्वाहिश क्या थी कि गांव वाले हमें चौधरी कहना शुरू कर दें, लेकिन वो कहता नहीं था, क्योंकि पागल तो वो तो सुनना चाहते थे, लोग पागल नहीं थे ना, वो नहीं कहते थे चौधरी। अब आखिर में दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों पागल, और एक फ़ैसला किया। वो फैसला क्या था? एक पागल ने दूसरे पागल से कहा कि कोई हमें चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं, तो आज के बाद तुम मुझे चौधरी कहना और मैं बदले में तुम्हें चौधरी कहूँगा। तो नाज़रीन, होना यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, एक दूसरे को वज़ीर आज़म और जो दूसरा है वो पहले को सदर कहता फिरेगा गलियों में, चौकों में, चौराहों में, सड़कों में, और हासिल यकीनी तौर पे कुछ भी नहीं होना। आप मेरे लिए चौधरी, मैं आपके लिए चौधरी, बस यही कहानी का अंजाम है जी। तो आते हैं अपनी तीसरी खबर की जानिब। नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो ओछे हथकंडे करने में आपको पता है कि आगे आगे होता है और हर दफ़ा बेनकाब हो जाता है। इलेक्शन से पहले मोदी सरकार की बड़ी धांधली आवाम के सामने आ गई है। साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड बिल के जरिए बीजेपी ने तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी धांधली की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कॉर्पोरेट सेक्टर से अतियात के जरिए मोदी सरकार ने तकरीबन 13 करोड़ हासिल किए हैं, और मोदी सरकार ने अतियात के बदले में निजी कंपनियों पर सरकारी प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स की बारिश कर दी। अब हाल ही में बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम के लिए चंदा जमा करने के लिए पोर्टल का आगाज किया, और बीजेपी के जो वुज़रा हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर महज 1000 से 2000 तक के अतियात की रसीदें पोस्ट कर दी। और बीजेपी के जो अहलकार हैं उन्होंने रसीदों से अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर देखें कि कुल जो है ना वो मेरे ख्याल से 1 लाख भी नहीं बन पाते, तो पार्टी फंड्स में तकरीबन 13,000 करोड़ कैसे मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, एक अरसे से मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है, ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी इस वक्त। और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है नरेंद्र मोदी। कातिल तो ये है ही, सभी जानते हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम करवाता रहा है। ये वही शख्स है जिसने पुलवामा ड्रामे में अपनी ही फौज, अपनी सिन्हा, अपने फौजियों को मरवा दिया था इस नरेंद्र मोदी ने। उस ड्रामे का खुमियाजा इसे चाय की सूरत में 2 जहाज गवा कर मिला, लेकिन नहीं आई इसको तो अक्ल नहीं आई, आज तक नहीं आई और आइंदा भी नहीं आनी।
अब दूसरी जानिब जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, इसकी ज़ेरे क़यादत रियासत से मुसलमानों का नामो निशान बिठाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। ज़बरदस्ती लोगों से वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। मुसलमानों का जीना दूभर किया हुआ है इन्होंने वहाँ पे। आज भारतीय मुसलमानों की जो अक्सरियत है, आपको पता है, अलग थलग जो कच्ची पक्की बस्तियां हैं वहाँ पे रिहाइश रखने पर मजबूर हो चुकी हैं। गरीबों की बस्तियों में तो ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ, जो मुसलमान वहाँ पे गरीब मुसलमान है, वहाँ पे जो अमीर मुसलमान है उनको भी इस तरह का तासुब का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको याद होगा कि इनके बॉलीवुड के 2-3 बड़े नामवर चेहरे, इनके बड़े वो सुपरस्टार किस्म के लोग, उनके बयान सामने आ चुके हैं कि जी हम किसी अपनी मनपसंद जगह पे घर नहीं ले सकते, हम अपनी मनपसंद जगह पे कोई अपार्टमेंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदुत्व राज चलता है, वहां पे मुसलमान को जगह लेने की इजाजत ही नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी कहता है कि सेक्युलर इंडिया, ये होता है आपका सेक्युलर इंडिया, जहां पे कोई भी माइनॉरिटी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती है। आप मुसलमानों को देख लें, ईसाइयों को देख लें, सिखों को देख लें, और ये जो खालिस्तान तहरीक है क्यों चल रही है, मुसलमान वहां पे परेशान है। कोई उर्दू वाला सफर कर रहा है और जिसके पास पैसे हैं वो अंग्रेजी वाला सफर कर रहा है, अपना मुल्क छोड़कर जा रहा है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बर्तानिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई रहना नहीं चाह रहा भारत में। भारत को छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं, जारी बात है, अब वो उर्दू वाला सफर तो कर नहीं सकते, वो बेचारे अंग्रेजी वाला सफर करने में ही पे मजबूर हैं। अच्छा, भारतीय अवाम को, भारतीय जनता को मेरे ख्याल से अब सोचना होगा कि नरेंद्र मोदी, जिसका फ्रॉडिया और असल रूप सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है, और कैसे भारतीय जनता है, अब वो सोचे कि वो कैसे इस फ्रॉडिये से जान छुड़वाएंगे, इससे कैसे निपटेंगे। और ये जो आप लोगों को एक लारा लगाता है कि इसने शाइनिंग इंडिया बना दिया, शाइनिंग नहीं, बर्निंग इंडिया इसने बना दिया। और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, पूरी दुनिया में उसकी मुआवनत करता है ये नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ही एक दहशतगर्द किस्म का लीडर है, और मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, बल्कि इस मुल्क को, भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हर गुजरते दिन के साथ आवाम की उम्मीदें बनती हैं कि शायद आज कुछ रिलीफ मिल जाएगा, मगर हर रोज़ हम खाली हाथ खड़े होते हैं। मुल्क का हाल कुछ यूँ हो गया है कि आवाम हुक्मरानों की जानिब और हुक्मरान IMF की जानिब देखते नजर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक और IMF प्रोग्राम की खबर सुना दी है, जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के अभी पहले हिस्से में ब्रेक से पहले किया काफ़ी तफसील में। अच्छा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर नून लीग के रहनुमा शेख असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, IMF प्रोग्राम के जो असरात हैं महंगाई की सूरत में अभी से आना शुरू हो गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अगले IMF की नवीद भी सुना दी है। अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है हुकूमत को? मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी आपके पास IMF का प्रोग्राम है ना, वो तो कदरे कुछ ठीक है तो खौफनाक, लेकिन कदरे बेहतर है। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं अगले IMF प्रोग्राम का, जरा उसको जरा थोड़ा सा डीपली पढ़ के देखिएगा। वो तो तबाही है मेरी। वो तो मेरे ख्याल में एक दो जो कारोबार चल रहे थे ना, वो भी मेरे ख्याल में तो बैठ जाएंगे अगर वो नहीं, तो यानी हम तबाही की तरफ जाएंगे खुदा न ख्वास्ता। आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो बर्बादी का मतलब देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं ये बात समझता हूँ, ये इससे मैं छोटा सा कारोबारी हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि आप जिससे कर्जा लेते हैं ना, वो सबसे जरूरी चीज जो उसके से होती है वो होती है कि वो उसका कर्जा जो है वो वापस कैसे आएगा। सबसे पहले अपने कर्जे को इंश्योर करता है, सिक्योर करता है, और उसके लिए वो अपनी जितनी शरायत होती हैं वो कर्जा लेने वाले को बताता है। अच्छा। और खास तौर पे जिस वक्त उसको ये पता हो कि कर्जा लेने वाला नाक तक डूबा हुआ है, तो फिर वो अपनी मर्जी की शरायत उससे बनाए। अब यहाँ पे मैं एक दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आपसे भी कह देता हूँ, शायद आप इसको बेहतर समझे या ना समझे, मुझे तो इसका नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच आप तक देता हूँ। ठीक है, बात यह है कि कहीं किसी कारोबार में या कहीं भी ऐसा कोई मुआशी क्रंच आता है, तो उसमें बड़े सर जोड़ के बैठ जाते और फिर ये तय करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो होता है वो
मतलब मिसाल के तौर पे ए, जो आपके गैर जरूरी अखराजात हैं आप उनको बिल्कुल यकसर आप अपने से अदा कर देते हो। फिर उसके बाद आप आते हैं बी की तरफ के, जो ऐसे अखराजात जिनसे आपका गुजारा हो सकता है और उनको छोड़कर भी गुजारा हो सकता है, आपको भी आप साइड पे कर देते हो। अब आप आते हैं तीसरी जगह पे जहाँ पे आपके अखराजात हैं। आप देखते हैं कि इस अखराजात में आप किस हद तक कमी कर सकते हैं। तो आप जैसे खरीद, आपने कोई चीज खरीदनी है तो पहले अगर आप फर्ज कीजिए 1 रुपए की ले रहे हैं, फिर आप 8 आने की ले लेंगे, उसको 50% कम। सर यहाँ पे तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि महंगाई हो जाती है और टैक्स जो है गरीब पे बढ़ जाता है, बल्कि शेख खुरनोश पे हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ जाता है। अशराफिया जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इस हवाले से हम हर दफ़ा बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत से लोग हैं जो टैक्स उस तरह पे नहीं कर रहे होते। कैसे समझते हैं आपकी, क्या अब ये चीज़ें बेहतर होंगी? अच्छा, शोर भी वही लोग मचाते हैं जो टैक्स 1 रुपया नहीं देते हैं और शोर बड़ा मचाते हैं और वो अपनी फिलॉसफी आगे चलाते हैं। देखें, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हालात बहुत खराब हैं। इन हालात को आप ठीक कैसे करें? वो चीज आप अगर गवर्नमेंट को पेश करें और अगर गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं करती या गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं करती तो फिर तो गवर्नमेंट की नालायकी है। अच्छा, एक सवाल है मेरा शेख साहब, गवर्नमेंट तो आपकी ही है ना, नून लीग की, मतलब आप शेख रोहेल असगर साहब भी बात कर रहे हैं ना और नून लीग से हैं आप। मुझे एक चीज़ ज़रा फरमाइएगा, समझाइएगा कि आपने सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तबाही का IMF के प्रोग्राम के हवाले से, मतलब आप लोगों की हुकूमत है, तो मैं बड़ा सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर औरंगज़ेब साहब की जगह इसहाक डार साहब होते तब भी आप इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते, इसी रवानी के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड? मैं, आप शायद मेरे से वाकिफ नहीं है। आप अगर मुझसे वाकिफ होते ना तो कम से कम ये सवाल मुझसे आप ना करते। अच्छा, यानी इसहाक डार साहब होते आप उन पे भी तनकीद करते? मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं सच कहूँगा ना, सच को मैं छुपा तो नहीं सकता ना। अच्छा, इसहाक डार साहब की बतौर वजीर खजाना जब वो थे, उनकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे आप? किसकी? इसहाक डार की? हाँ, जब वो वजीर खजाना थे। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, नंबर जो था ना 16 माह, आप अगर 16 माह की तरफ इशारा है आपका, तो फिर मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि उस वक्त मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में सिर्फ एक चीज थी, एक नुकाती एजेंडा था और वो था पाकिस्तान को आपने डिफॉल्ट होने से बचाना है। ठीक है। और अगर आप नहीं बचाते तो खुदा न खास्ता शायद फिर आपको इस बात का इल्म नहीं है कि जो डिफॉल्ट, यानी आप इसहाक डार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बतौर वजीर खजाना, आप ये कहना चाह रहे हैं? गौर कीजिएगा कि उस शख्स ने डॉलर एक जगह स्ट्रिक्ट करके रखा और अपनी तई, अब देखे ना IMF के साथ अपनी शराइत पे उसने। ठीक है, चलिए, मैं आपका पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर एक अब अगला सवाल सब नाजरीन के जहन में भी आएगा, जो मेरे जहन में आ रहा है, एग्जैक्टली यही सवाल कि फिर दोबारा वजीर खजाना क्यों नहीं बने वो? औरंगजेब साहब ने उनको रिप्लेस क्यों कर ली? मैंने आपको एक बात गुजारिश की है कि देखें, जो शख्स कर्जा देता है ना उसकी अपनी शराइत होती है। सबसे पहले जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि उसकी जो यानी औरंगजेब साहब उनकी शर्त पर आए हैं। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि इसहाक डार साहब हमें, चूंकि वो सख्त गिर हैं, सख्त फैसले करते हैं और अपना रवैया भी उनका सख्त है, और रवैया उनका सिर्फ IMF के साथ सख्त नहीं है। शेख साहब, ये आप खबर दे रहे हैं बड़ी, उनका अपने कुलीग के साथ भी रवैया बड़ा सख्त होता था। तो मेरे ख्याल में शायद उनके रवैये की वजह से या उनका जो नवाज शरीफ साहब है वो भी रवैये की वजह से वजीर आजम नहीं बने। जी, नवाज शरीफ साहब भी रवैये की वजह से वजीर आजम नहीं बने? नहीं, नवाज शरीफ साहब का मैं बहुत बेशतर दफा ये बात कह चुका हूँ, तवक्कर के साथ कह चुका हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि उनकी सेहत अब वो इजाजत नहीं देती कि वो इतनी स्ट्रेन अपने ऊपर लेते हैं। मेरा ख्याल सर, लेकिन अभी इलेक्शन कितने दिन पहले की बात है, मतलब कितने आप दिन पीछे चले जाएं, और जब उससे पहले इलेक्शन कैंपेन है, मतलब वो 1-2 महीने पीछे चले जाएं इलेक्शन कैंपेन। और मुझे याद है कि इलेक्शन से 3-4 दिन पहले अखबारों में बाकायदा, इलेक्शन से कुछ दिन पहले अखबारों में बाकायदा कैंपेन थी कि नवाज शरीफ साहब ही चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। मैं आपको गुजारिश कर दूं,
जी अब ये बात एक है, मुसलमा हकीकत है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर आप उसको नून को निकाल दें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए जो रूह रवा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना, वो नवाज शरीफ साहब है। अगर नवाज शरीफ साहब उस स्टेज पे अगर ये कह यानी देते आपको ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब खतरे में हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो फिर अब बाहर। जी, मैं वो गुजारिश करने जा रहा था ना कि मैं ये कह रहा था कि यानी सर आपकी बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ना हो तो शहबाज शरीफ साहब इतना अच्छा कैरी नहीं कर सकते, वो उनके मशवरों के मोहताज है हमेशा। आप बात को सुन नहीं रही मेरे ख्याल में, आप या सुनना नहीं चाह रही। मैं तो सुन रही हूँ, आपको पूरा मौका दे रही हूँ, फिर जेहन में सवाल आता है वो पूछती हूँ। जी नहीं, फिर वो अगर आप मेरा जवाब खत्म हो जाए तो चले आप शेख सवाल साहब प्लीज बताइएगा। जी जी, मैं ये गुजारिश ये कर रहा था कि मियां साहब की तबीयत जो है वो मेरे ख्याल में इस तरह की नहीं है कि वो इतना स्ट्रेन ले। अब आपका यह सवाल था कि ये कंपेन चल रही थी, अगर आप देखिए उस वक्त उस स्टेज पे जब इलेक्शन था, उस स्टेज पे अगर मियां साहब अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं तो जो लोग उनके साथ प्यार करते हैं, जो लोग उनके साथ मुंसलिक हैं, जो लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली उनका मोरल डाउन हो जाता और वो थोड़ा सुस्त हो जाता। यानी ये स्मार्ट मूव थी इसलिए आपकी पार्टी की जानिब से कि लोगों को बाद में बताना था कि मियां साहब विलिंग नहीं है वजीर आजम बनने के लिए। नहीं, ये कहना मेरे ख्याल में उस वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन उसके बाद देखें ना। लेकिन आपको उस वक्त से अंदाजा था कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, आपकी बात से ये खबर निकल रही है कि आपको उस वक्त अंदाजा था, और मोराल बुलंद रखने के लिए आप लोग ये बात नाजरीन के अपने वोटर के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, यानी लीगी रहनुमा को ऑलरेडी पता था। मैं तो मेरा अंदाजा यही, क्योंकि देखें मैं आपको एक बात जो अर्ज करना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बने हैं तो वो मियां साहब की कॉन्सेंट से बने, मियां साहब की मर्जी से बने। मियां साहब की मर्जी से मरियम नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला बनी। तो इसका मतलब है कि मियां साहब का एक जो फैसला है वो हतमी फैसला होता है। तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, और तो मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं इसको चेक करूँ जाकर उनसे दरियाफ्त करूँगा जी आपकी असल हकीकत क्या। मैं तो अपने तज़किया दे। अच्छा नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब का एक बयान गुज़श्ता रोज़ मेरी नज़र से गुजरा है। मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी हालात हैं वो आपके सामने हैं, और अफगानिस्तान वाला मामला भी आपके सामने है। कुंडी साहब ने तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम लगाया है जो कि छोटा इल्ज़ाम नहीं है। मेरे ख्याल से क्लिप रेडी है, टीम पहले ज़रा चलाइएगा, नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, फिर मैं मेहमान की तरफ आती हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब की बात आपने सुनी, डॉक्टर साहब आपने भी सुनी। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी बात वो कह रहे हैं, छोटी बात नहीं कह रहे, तो आप वाकई रुकावट बने रहे थे सारे मामले में? देखिए उन्होंने बेसिकली कहा है, जो कुंडी साहब ने कहा हुआ है कि जो अटैक अफगानिस्तान के अंदर किया है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये बेहतर तरीका नहीं था, बेहतर तरीका कुछ और हो सकता था। ठीक है, अब ये याद रखें कि दो वाक़ये इस तरह के हुए हैं। ठीक है, एक वो हुआ था कि जिसमें ईरान ने किया था और हम लोगों ने रिटेलिएट करके उसका किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये बहुत अच्छा किया है और इस तरीके से करना चाहिए था, और उसकी वजह ये थी उन्होंने खुद भी इसी तरीके का था। और जब हमारे टाइम पे 2019 में हुआ था तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से रिटेलिएट किया था इंडिया के खिलाफ। ठीक है, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। सर वो आपकी पार्टी के वाले से बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी इस मामले में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह के ख्यालात रखती थी, किस तरह इजहार करती थी ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा सब्र करें ना। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अफगानिस्तान को हैंडल करने के लिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा या उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसके डायनामिक्स फ़र्क हैं। इन डायनामिक्स को जब आप सामने रखेंगी तो आपके डिसीजंस फ़र्क होंगे। हो सकता है उसका हमने तो इतने साल उनकी मेहमान नवाजी की डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बदले में हमें क्या मिला? वहाँ से जिस किस्म की हरकत होती है, बयानात आते हैं, वो भी आपके सामने हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी दो वजूहात हैं। अगर आप उनकी नज़र से देखें, अपनी नज़र से ना देखें, नज़र से देखें, जो मैं समझता हूँ उनकी नज़र है, उनकी नज़र में ये है कि वो ये समझते हैं कि हम लोगों ने अमेरिका के साथ मिल के उन लोगों के इंटरनल मामले के अंदर मदाखलत की है। वो हमें ये समझते हैं कि हम लोग फरंगियों के साथी हैं।
वो ये समझते हैं कि हम लोग उनकी नज़र में जो टेररिस्ट है, उनकी नज़र में जो ऑक्यूपेंट था, उसको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है। सो वो हमें एक अच्छी निगाह से नहीं देखते। हाँ, इवन जो उनके सर लोग फैसिलिटेट तो हमने अफगानियों को नहीं किया कि हमारे यहाँ ऐसे इतना अरसा वो रहे हैं, हमने पूरी मेहमान नवाजी उनकी की है, और इतनी मेहमान नवाजी की किसी और मुल्क में मेहमान नवाजी उनको नसीब हो ही नहीं सकती थी। अब जाकर ये जो अफगान मुहाजिरीन का मामला आया है कि डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए, हर जो मुल्क है उनकी अपनी कोई पॉलिसी होती है, उसूल होते हैं, वीज़ा पॉलिसीज होती हैं कि ऐसे अपने वहाँ पर रुकना है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है आपने। हमने अगर अब जाके एज अ कंट्री, जो कि हमारा राइट था, एक डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन, जिसमें बहुत से लोगों की राय की कि डिसीजन पहले ले लिया जाना चाहिए था, हम इससे ज्यादा क्या उनके लिए अच्छा करते? देखिए, आप बिल्कुल सही करती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमने उनको वाकई बहुत फैसिलिटेट किया है। 1979 के बाद जो बिगेस्ट इन्फ्लक्स ऑफ डिस्प्लेस्ड लोग थे, जो वॉर डिस्प्लेस्ड लोग थे, उनको हम लोगों ने एज रेफ्यूजीज हम लोगों ने किया, और अराउंड 3 मिलियन के करीब किया, विच इज़ द हाईएस्ट। और उनको फिर हमने हर किस्म की फैसिलिटी की, बल्कि बहुत सारे उन लोगों ने जो यहाँ पे बिजनेस भी किया है, और उनमें से बहुत सारे लोग शायद टैक्स भी नहीं देते थे या क्या करते थे, लेकिन दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। The other aspect of it, वो कहते हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ था, हाँ, पहले जब सोवियत इन्वेजन हुआ था तो उसमें उन लोगों ने आपको वेलकम भी किया था, और उनके जितने भी लीडर्स थे जो कि बाद में मुख्तलिफ सेक्शंस के वॉरलॉर्ड्स भी कहलाते थे, उन लोगों ने आपको बहुत सराहा था, एंड दैट इज व्हेन मुजाहिदीन वर्ड वाज यूज्ड, और उस वक्त पाकिस्तान उनके साथ था, ठीक है। अब ये याद रखें, उसके बाद फिर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद से फिर तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिकन ने अटैक किया बेस्ड ऑन ओसामा बिन लादेन इशू, और वो ट्विन टावर्स के लिहाज से। अब इस जगह पे जब आप वहां पे आके देखते हैं, तो वहां पे जब अमेरिका आया और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो उस जगह पे पाकिस्तान के जो सिपह सालार थे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस वक्त कह दिया कि वी आर विद यू, और उन्होंने उनको अपना एयर स्पेस भी दिया, उन्होंने अपने अड्डे भी दिए, सब दिए, जहां से फिर सारे अटैक हुए। अब इसके बाद जो हुआ था ना, तो यहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के लोग ये समझने शुरू हो गए उनकी नज़र में कि हम लोगों ने उनके दुश्मन को फैसिलिटेट किया है। तो यहाँ पे वो जो गुडविल आपने क्रिएट की थी, आपने वो गुडविल खुद ही खराब करनी शुरू कर दी। चलिए, आपका मौक़िफ़ आ गया, काफ़ी तफसीली आ गया, आगे चलते हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? हुमायूं मोहम्मद साहब, तमाम लोग आपस में गुत्था हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही मेरे शेर अफजल मरवत साहब का मामला सामने आया, आपके जो इजलास होते हैं कोर कमेटी के, उसमें अब बड़ा लड़ाइयाँ, फसाद, मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आप लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास हुकूमत होती, आप लोग पता नहीं क्या कर देते। अगर आपके पार्टी के आपस के मामला तय नहीं हो रहे, तो फिर आप लोगों ने अवाम को क्या करके दिखा देना था? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं आपस के उसमें, और गवर्नमेंट को चलाने में ये बड़े मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो आप लोग, आई डोंट नो कि आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों का सर, आप इस्तेकाम की बात करते हैं ना कि मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, तो आपस में पार्टी में इस्तेकाम अगर नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं, हर कोई चेयरमैन बनने का ख्वाहिशमंद है पार्टी का, इतने ज़्यादा पार्टी के लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही सबसे आगे हूँ। तो यही अगर कॉम्पिटिशन चलता रहे, तो आप लोगों ने वाकई आवाम के लिए क्या करना था अगर आप आ जाते? तो मेरा ये सवाल है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप देख लें तो फोकस हट जाते हैं ना। चले आम अल्फाज में, फोकस अगर आपका रियल इश्यूज पे नहीं होगा, आपस की लड़ाई झगड़ों पे होगा, तो फोकस हट गया। डॉक्टर साहब, या आप बोल लें या मुझे बोलने दें, फिर मुझे बोलने दें ना। जी जी, प्लीज। अच्छा, इस तरह ये है कि देखें, जब ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि आपके पास जो पार्टी लीडरशिप होती है, जो पिरामिड होता है, जो ऑर्गेनोग्राम होता है, उस लिहाज से जो टॉप लीडरशिप है ना, जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें आप ये समझ लें कि इमरान खान वो ऑब्वियसली टॉप है, उसके नीचे शाह महमूद कुरैशी और 1-2 जो सीनियर मोस्ट थे। अब ये याद रखें, ये जब सारे चले जाते हैं, जो आपकी जो नेक्स्ट वो लीडरशिप है, उसमें ऑलमोस्ट एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर घर का बड़े माँ बाप जो बड़े हैं, अगर वो एकदम हट जाएं सीन से, तो पीछे भाइयों के और बहनों के दरमियान में वहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और ये नॉर्मली कुछ अरसा रहता है, लेकिन ये सेटल डाउन हो जाता है फाइनली, ठीक है।
अब इसको ये उस फेज से गुजर रहा है जहां पे ये अपने आप को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन ये सेटल हो जाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस के लिहाज से, और मैं समझता हूँ कि अच्छा उसमें फिर एक बात याद रखिए, उसमें लोगों की मुख्तलिफ तबीयत है। जो मरवत साहब है उनकी तबीयत ज़रा फ़र्क है, वो बहुत सारी बातें ऐसे कर जाते हैं कि जो धड़ल्ले से कर जाते हैं, अच्छा उसका डबल रिएक्शन भी आ सकता है। मतलब बाज़ बातें उन्होंने जो कही हैं, जो 9 मई के लिहाज से कही हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेजेंट लीडरशिप में किसी में शायद हिम्मत ना हो कि वो बात कह दें जो मरवत ने कह दी है। तो उस लिहाज से ठीक है, हमारे साथ वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया, आपके दिन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद एक अहम खबर। वेलकम बैक नाजरीन। चंद रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। बज़ाहिर लगता यूं है कि सी पैक एक बार फिर से निशाने पर है। पहले तुर्बत में नेवल बेस पर नाकाम हमला हुआ और उसके बाद विशाम के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ, और यकीनन ये हमला सी पैक को सबूताज करने की कोशिश है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा, और यही वजह है कि दिलों को बाकायदा चीरती है। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब सी पैक के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। अब यह सवाल ये उठता है कि सी पैक से तकलीफ किस किस को है, और क्या ये वाकयात अफगानिस्तान मामले का तसलसल भी हो सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमने मौजूद पैनल से रब्ता किया है। आपके सामने उनकी राय रखती हूँ, जरा सुनिएगा। देखें, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा दुश्मन इंडिया है, एंड ही बीन यूज्ड एज अ प्रॉक्सी बाय यूएसए एंड अदर कंट्रीज। दे वांट कि वो चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इशू ये है कि दे डोंट वांट कि सी पैक हमारा मनसूबा कामयाब हो। फिर आपने अभी देखा कि जब हम गवादर पोर्ट पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक किए, तो फिर इनके वो वीडियो आई जिसमें अफगान तालिबान कह रहे हैं जी कि अब हमने 6 जो है रॉकेट टीम बना ली हैं, उसके बाद लेजर टीम है, स्नाइपर्स हैं जो पाकिस्तान में अटैक करेंगे पोस्टों के ऊपर। इससे पता चलता है कि डेफिनेटली उनका और टीटीपी का आपस में नेक्सस है, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आइडियोलॉजी भी इनकी एक है। नाउ ये कि हमें अपने रीजन कंट्रीज है, रशिया, चाइना, दोनों न्यूक्लियर पावर है, वीटो पावर है, इनको भी इस्तेमाल बताएं। पाकिस्तान, ईरान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री, दे हैव टू वर्क इट आउट कि जी यहाँ पर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सी पैक का एक जो वाकया है वो बड़ा ही खतरनाक है। पूरी दुनिया जो है वो मगरिब को बड़ी तकलीफ है, और जाहिर है मगरिब जो है वो भारत को इस्तेमाल करता है और बाकायदा सी के पैक के ऊपर जो है वो निशाना बनाता है। पाक-चीन ताल्लुकात को जो है वो खटाई में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ साथ एक मुआशी ताकत बन जाएगी। अगर सी पैक हो गया तो वस्ती एशिया की तिजारती मंडियां जो हैं हमारे लिए खुल जाएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा। यही बुनियादी वजूहात हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इसको सी पैक को निशाना बनाती है, और उनको जो है तकलीफ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक की एक्सटेंशन जो अफगानिस्तान की तरफ या दूसरी मुल्कों के साथ होनी है सेंट्रल एशिया में, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ उन ममालिक को जो है जो चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगेंस्ट हैं। सबसे सरे फहरिस्त मेरा ख्याल इंडियन इन्वॉल्वमेंट को रद्द नहीं किया जा सकता, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो अफगानिस्तान के में मौजूद जो टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं या जो दूसरी जगहों पे भी कहीं से फंडिंग करते हैं इस तरह की, तो उसकी वो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए, चाइनीज वर्कर्स के लिए, चाइनीज इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान में खतरा बनते हैं। जी हाँ, देखें, तसलसल तो वही है, और दूसरा भी हमें ये समझना चाहिए अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बन गया है इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए। यहाँ से टेररिज्म देखे ISK वाले भी वहाँ स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, इसी तरीके से अलकायदा भी है, और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो चाइना स्पेसिफिक है, और TTP के जो है अब यहाँ पे जो अगेंस्ट पाकिस्तान है। और देखें कि अभी जो टारगेट किया जा रहा है चाइनीज इंटरेस्ट है जो है, जिसमें चाहे वो गवादर है और इस तरीके से जो सी पैक रूट है, जिस तरह अभी जो बशाम में हुआ, पहले पिछले 2021 में भी हुआ था यहाँ पे कोहिस्तान वाली साइड में। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि एक तो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, और बेसिकली इस पे एट द सेम टाइम
पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो नहीं चाहते हैं, वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वो नहीं चाहते हैं। जी, सीपैक पाकिस्तान और चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की हुकूमत आई है, दहशतगर्द जमातों ने जो है वो अपने अड्डे डाल लिए हैं। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, ये तमाम जमातें वहाँ से, दहशतगर्द जमातें वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि चाइना को और पाकिस्तान को मिल के अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि इन दहशतगर्द जमातों को डिसआर्म किया जाए, ख़त्म किया जाए, या इस खित्ते में मिल के एक जॉइंट मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए। और मैं समझता हूँ कि भारत के साथ भी अगर पाकिस्तान के कारोबारी मरासम अच्छे होते हैं तो शायद भारत की भी एक लिवरेज इन अफ़गानिस्तान के ऊपर मुस्बत होगी, क्योंकि अगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंटली अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करता रहा तो शायद वो पाकिस्तान के लिए एक तो मंसूर खान साहब, ब्रिगेडियर मसूद, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, अब्दुल्ला हमीद गुल और डॉक्टर कमर चीमा की आपने राय सुनी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।